मैं रसल रघुवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का गुफ्तगू विद रसल में। आज एक नए मेहमान हमारे बीच उपस्थित हैं, सुनील कुमार सिंह जी, जो कि एक हाईली एजुकेटेड, जो कि शिक्षा की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी होती है उसको इन्होंने कंप्लीट किया है और वर्तमान में हमारे बेसिक शिक्षा परिषद में एक प्रखर और एक आदर्श शिक्षक के रूप में इसका शोभा बढ़ा रहे हैं और इसका काफ़ी हद तक के हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सर का आप सभी दर्शकों और अपने की तरफ। जी नमस्कार। सर का परिचय मैं आपको बताऊं, सर ने प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी एक प्राथमिक सरकारी विद्यालय से। उसके बाद 6ठी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद में प्राप्त की और इनका ग्रेजुएशन जो रहा है या उसके बाद जो इनका पीजी रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है, दोनों इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से कंप्लीट किया और उसके बाद यह हायर एजुकेशन में लगातार नेट करने के बाद पढ़ा रहे हैं। एक लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है हायर एजुकेशन में। तो मैं शुरुआत करूंगा आपके सर उसी हायर एजुकेशन की पढ़ाई से। आपके हायर एजुकेशन के तजुर्बे क्या रहे सर, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। अवश्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक के शिक्षा के ही दौरान अपने अंदर ये अनुभूति जगी कि हम जिस स्तर की पढ़ाई लिखाई हमारी हुई थी, जिस स्तर से इलाहाबाद में विश्वविद्यालय ने हमको अध्ययन अध्यापन का कार्य मिला था, तो एक मन में बड़ी उत्कंठा थी कि हम भी उसी दिशा को, उसी क्रम को आगे बढ़ाएं। इस क्रम में स्नातकोत्तर के द्वितीय वर्ष के ही दौरान जो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। उसके बाद प्रतापगढ़ के जनपद के एक सहायता प्राप्त महाविद्यालय में अवसर मिला शिक्षक के रूप में काम करने का। तो वहाँ से ये उच्च शिक्षा में पढ़ने पढ़ाने का दौर की शुरुआत जो है शुरुआत हुई। जो क्रम चलता रहा, यहाँ के आने से पहले तक मैं उसी महाविद्यालय से संबद्ध एक जगह पे ही अध्यापन का कार्य कर रहा था। अध्यापन के कार्य के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी ऊंचाइयों को देखने को मिला। जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ने के दौरान जो अनुभव मिला था उसको जो है इम्प्लीमेंटेशन या उसके फलीभूत करने की कार्यशाला प्रतापगढ़ सिद्ध हुई। तो वो बड़ी, हालांकि मैं बीच में थोड़ा सा रोक रहा हूँ, लेकिन सर एक बात मेरे दिमाग में इसी इंटरव्यू के दौरान अभी आ रही है आपसे गुफ्तगू के दौरान कि इलाहाबाद जिसे मतलब नौकरशाहों का या नौकरशाह निर्माण की फैक्ट्री माना जाता है, आज देश के कोने कोने क्या दुनिया के हर कोने में, चाहे वो एम्बेसी भारतीय हों या फिर प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए लोग हों, लगभग हर जगह आईएएस के रूप में, आईएफएस के रूप में या अन्य विभिन्न सर्विस के रूप में यहाँ के निकले हुए प्रोडक्ट कार्य कर रहे हैं। जी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान या अध्ययन के बाद क्या आपके अंदर सिविल सर्विसेज में जाने का या तैयारी करने का विचार क्यों नहीं है? जी बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा सामयिक सवाल किया है। इसका उत्तर, स्नातक के अध्ययन के ही दौरान ये लालसा जगी कि किसी एक विषय में थोड़ी विशेषज्ञता हासिल की जाए, समाज में जो है कुछ उस विषय के बारे में ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं मैं कह पाऊँगा कि स्नातक के दौरान उतनी गंभीरता से उस विषय का अध्ययन नहीं किया गया, लेकिन विषय का सर्वांगीण अध्ययन के लिए स्नातकोत्तर या एमए की आवश्यकता हमको निजी तौर पर महसूस हुई। तो उस राजनीति विज्ञान विषय में फिर हम लोगों ने स्नातकोत्तर की सीढ़ी तक गए और उसी दौरान चूँकि एक पड़ाव नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आया, जो अखिल भारतीय स्तर पर उस समय आयोजित की जाती थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। उसको उत्तीर्ण कर लेने के बाद थोड़ी सी मानसिक दशा में परिवर्तन आया ये कि क्या आप तैयारी और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहेंगे या बहुत सरलता से जो है उच्च शिक्षा की तरफ जो है। तो सामान्य रूप से वो जो उच्च शिक्षा की तरफ जाने के दृष्टिकोण था उसके लिए एक सीढ़ी आगे बढ़ी जा चुकी थी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो वो अभी शुरुआती दौर था। तो निश्चित रूप से मन जो है उच्च शिक्षा की तरफ ज़्यादा अग्रसरित हुआ, ज़्यादा जो है फलीभूत हुआ। आपका बाई लक कहा जाएगा कि बिना किसी डिसीजन के ज़िंदगी ने अपना डिसीजन खुद आप के साथ जोड़ता चला गया जिसकी वजह से आप शिक्षा में आए, या फिर एक आपका वॉलंटरी डिसीजन था कि मैं एजुकेशन में जाऊँ? नहीं, ये परिस्थितियों का परिणाम नहीं था, यह स्वयं की सोच का परिणाम था। ये परिस्थितियाँ
सामान्य रूप से हम ये नहीं कहते परिस्थितियाँ उत्तरदायी नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति के अपना मानसिक विकास का निर्माण भी ये तय करता है कि उसकी दिशा और दशा क्या होगी। तो आप मतलब आपका जो नैसर्गिक प्रतिभा थी वो शिक्षक के रूप में थी, उसी ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया कि आप वहाँ पे गए। जी बिल्कुल निश्चित। उसके बाद हायर एजुकेशन जाने के बाद आपने विभिन्न आयोगों में परीक्षाएं हुई, तो उनके लिए आपने प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड कॉलेज में होते हैं या फिर राजकीय महाविद्यालयों में होते हैं, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए रसल जी, ऐसा है कि उच्च शिक्षा में जो चयन होता है 2 आधारों पर होता है, लोक सेवा आयोग के द्वारा और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होता है। लोक सेवा आयोग ने शुरुआत से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन का माध्यम रखा है। एक वो प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है रहा है, उसकी एज लिमिट थोड़ी कम होती है, और जो उच्चतर शिक्षा सेवा संस्थान इलाहाबाद में है उसमें मेरिट के आधार पर चयन होता है और उसके बाद जो है साक्षात्कार के माध्यम से अंतिम चयन का परिणाम होता है। उसके कई साक्षात्कारों में मैं सहभागी रह चुका हूँ, प्रतिभागी रह चुका हूँ। कुछ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अंतिम चयन के स्तर तक तो नहीं हो पाया, अंतिम चयन तो नहीं हो पाया, लेकिन उसमें प्रतिभाग करने का अवसर जो है 2-3 बार अवश्य मिला। अच्छा, ये एक सर सवाल पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि किसी भी प्रतियोगी की सफलता में लक, लेबर, इनका क्या कॉम्बिनेशन होता है? इसका आपने अपने जीवन में क्या अपना दर्शन या विजन आपका? बड़ा दार्शनिक सवाल है और सामयिक तो ये हमेशा से रहा है। ऐसा नहीं है कि भाग्य और कर्म, आपने दो मूलभूत बिंदुओं को स्पर्श करने का प्रयास किया कि इनका अनुपात क्या रहता है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का तो पूरा जीवन ही गीता पे आधारित है, तो गीता किससे ही शुरुआत होती है और कि गीता में ही कृष्ण जी ने कहा था कि आप अपने कर्म कीजिए, भाग्य वाला हिस्सा जो है हमारे पे छोड़ दीजिए। हम देखते रहते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है। हम उसके हम सर समझ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः। निश्चित रूप से आपने गीता के उस श्लोक की यथार्थकता बता दी कि कर्म हमारे जिम्मे है, भाग्य दूसरों पे आधारित है। ऐसा है कि कर्म और भाग्य के सिद्धांत में ये है कि हम बिल्कुल भाग्यहीन हो के हम क्यों ये माने कि हम बिल्कुल भाग्यहीन हैं। ईश्वर जो है सबके ऊपर बराबर की छाया रखता है, तो आप अपने कर्म की उपादेयता रखेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से अच्छी ही छाया मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ देगा। सर, प्राथमिक शिक्षा में आने के बाद आपका जो पिछले 5 सालों का अनुभव रहा, उसके बाद हमसे थोड़ा सा क्या आपने फील किया कि प्राथमिक शिक्षा में क्या सुधार हो कि जिससे बच्चों की लर्निंग लेवल या पढ़ाई के स्तर में और बेहतरी हो सके? जी, 2015 में यहाँ आना संभव हुआ। उसके बाद से लेके आज गणतंत्र दिवस तक की उपलब्धियों का ये आकलन है कि प्राथमिक शिक्षा, चूँकि हम लोगों ने भी शुरुआत तो प्राइमरी स्कूल से ही की थी, वही पढ़े थे, वो एक दूसरा दौर था, ये दूसरा दौर है। कुछ मूलभूत अंतर आए हैं, कुछ बच्चों के स्तर में भी अंतर आया है, शिक्षक की गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार आया है। ऐसा ये चूँकि तकनीकी रूप से आज ज़्यादा प्रशिक्षित शिक्षक जो है विभाग को मिल रहे हैं, ज़्यादा ट्रेनिंगें हो रही है, ज़्यादा कार्यशालाएं हो रही है, उन चीज़ों के माध्यम से सामयिक रूप से वो ज़्यादा तैयार मिलते हैं आपको परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए। ट्रेनिंग की बात आपने उठाई है तो मैं इसमें पूछना चाहूँगा, इन ट्रेनिंग का जमीनी वास्तविकता पर क्या आप परिवर्तित होते हुए देखते हैं? ट्रेनिंग का कितना लाभ या उपादेयता हो सकता है? प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण जो हम लोगों को मिलते हैं, कुछ तो हम लोगों को सेवा पूर्व मिले हैं, कुछ सेवाकालीन प्रशिक्षण मिले हैं। तो सेवाकालीन परीक्षण की एक अपनी उपादेयता हमेशा से रही है, क्योंकि वह आप का जब चयन होता है तो एक सुस्थापित मानदंडों के आधार पर आपका चयन होता है। उसके बाद जब आप सेवा में आ जाते हैं तो समय समय पे बहुत सारे सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और उसके अनुरूप आपके कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति और आपके ज्ञान अनुभव में कुछ ना कुछ सुधार आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो वह सुधार सरकारों के द्वारा दीर्घकालिक कहने का मतलब ये है कि शिक्षक के सॉफ्टवेयर जो अगर कंप्यूटर की भाषा में कहा जाए तो सॉफ्टवेयर अपडेटेशन है। दिस इज ये है प्रक्रिया कि आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, अपडेट होगा। यस। तो
तो उससे ये जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं बेसिक शिक्षा विभाग में या फिर अन्य विभागों में भी इस तरीके की ट्रेनिंग चल रही है शिक्षा विभाग के अतिरिक्त, उनका इस प्रकार से इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? जी 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 बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा सर, वर्सटाइल बहुत हैं और राजनीति विज्ञान से इन्होंने अपना स्नातक किया है, PhD की है महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी के जीवन जो कि आपने एक लंबी थीसिस लिखी है उनके ऊपर, और अभी हाल ही में उनका हमने बलिदान दिवस मनाया है। जी जी जी। तो आपने उनके जीवन में ऐसा क्या सीखा है, ये कौन सी ऐसी बात है जो कि गांधी जी को लेकर काफ़ी कंटेम्प्रेरी बातें होती हैं, कई कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, उनमें आप गांधी जी की क्या प्रासंगिकता देखते हैं? देखिए, अच्छाई और बुराई तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। जहां आप जो ढूंढने चाहेंगे वो ढूंढेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व जो है ऐसा था जिसके जब सर्वांगीण विश्लेषण किया जाता है तो उसमें देश की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार क्या निर्णय अपेक्षित थे, क्या निर्णय लिए गए, उन निर्णयों का क्या परिणाम रहा, इसी आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की कसौटी बाद में तय की जाती है। निश्चित रूप से गांधी जी ने जो तत्समय निर्णय लिए, जिन आंदोलनों का या जिन संघर्षों के द्वारा जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान की, जो रास्ता प्रदान किया, उसका सफलीभूत तथ्य जो है 15 अगस्त 1947 को उन्हीं के जीवन काल में हमको देखने को मिला। देश जो है 300 वर्षों की गुलामी से ये एक बड़ा प्यारा गीत है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस लाइन से आप कितनी सहमत हैं, अपने आप पाते हैं? ये एक गीत माला का एक प्रसंग है। यह चीज़ें जिस कंटेंट में लाई जाती हैं उसको उसी दिशा में अगर देखी जाए तो वो काफ़ी हद तक सही भी प्रतीत होती हैं, लेकिन जब आप इसको सर्वांगीण कसौटी पर कसेंगे तो यह पूर्ण एब्सोल्यूट ट्रुथ की तरफ नहीं इसको साबित कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी वो बहुआयामी थी। वो केवल गांधी, नेहरू या अहिंसा पर आधारित नहीं थी। उसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें भी शामिल थी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब क्रांतिकारी अप्रोच जो था, रेडिकल अप्रोच जो था, वो भी किसी देश के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। और उस पहलू का बिना विश्लेषण किए आप अगर स्वाधीनता संघर्ष का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे तो वह एकांगी होगा, सर्वांगीण नहीं हो सकता तो है। कहने का मतलब है कि आज़ादी सिर्फ चरखे से नहीं मिली है, एक पूरा सम्मिलित, एक पूरा लग करके एक सर्वांगीण लोगों ने मिल करके एफर्ट लगाया, जिसमें गांधी जी की उपादेयता काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशन, बाकी कंपोनेंट भी उसमें अपना योगदान दिए। दरअसल जी आपने जो कविता दोहराई वो गांधी जी के लिए सही है, बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो पूरे देश और पूरे समय के लिए एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा सा ये मैं जानना चाहूँगा, आज 2021 में गांधी जी क्या प्रासंगिकता देखते हैं? यस, बहुत अत्यंत सामयिक और संदर्भित सवाल है। गांधी जी का जो मूलभूत सिद्धांत था वो सत्य एवं अहिंसा पे था। तो आज भी मेरा ख्याल है आप ये मानने को बिल्कुल विवश होंगे कि सत्य की भी वही जगह है और अहिंसा की भी वही जगह है। मानव का अस्तित्व इस दुनिया में है तो वो अहिंसा का ही परिणाम है। अगर हिंसा आधारित समाज होता तो मत्स्य न्याय, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाना और एक दिन मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाना। तो गांधी जी ने कहा था आंख के बदले आंख, अगर दुनिया में न्याय हो जाए तो सब व्यक्ति अंधे हो जाए। वही कह रहे हैं। तो अगर व्यक्ति का अस्तित्व है और 2 विश्व युद्धों के बाद, इस सदी के 2 विश्व युद्धों के बाद पूरी दुनिया ने तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखा है, इसका मतलब है कि मनुष्य की जो सामाजिक जागृति है उसमें ये समझ में तो आ गया है कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट ट्रुथ के रूप में कि लड़ाई हल नहीं है। हो सकता है देश विदेश के किसी कोने में कहीं हर समय युद्ध चलता रहता है, शांति और युद्ध मानव जीवन के 2 पहलू हैं, चलता रहता है, लेकिन शांति अंतिम लक्ष्य है। इसको कहने में ये निर्विवाद सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। सर, हालांकि मुझे तुलना नहीं करनी चाहिए या फिर आपके विशेष जुड़ा हुआ प्रश्न भी शायद ना हो, तो इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं मेरे प्रश्न को, लेकिन फिर भी मैं आप सामने रखूंगा कि हमारा पड़ोसी देश चीन, वहाँ के जो संस्थापक रहे हैं माओ जेदांग, उन्होंने कहा था कि जो सत्ता होती है वो बंदूक की गोली से निकलती है, बंदूक की नली से निकलती है। वहीं हमारे महात्मा गांधी जी हैं, वो साधन के साध्य के साथ साधन की सत्यता और सत्यनिष्ठा में विश्वास करते हैं, और दोनों व्यक्ति को देखा जाए दोनों सफल रहे हैं, चाहे चाइना के संस्थापक रहे चाहे महात्मा गांधी रहे हों। तो इन दोनों एक कंट्राडिक्टरी विचारधारा के लोगों में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभरना, आप क्या समझते हैं इसको?
ये सवाल मूलभूत रूप में सभ्यताओं के टकराव से संबंधित है। जी जी। दुनिया बड़ी है, ढेर सारे विचार हैं, ढेर सारे आंदोलन हैं, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारे लोगों के सोचने का तरीका है। तो गांधी जी भारतीय पृष्ठभूमि, भारतीय जनमानस और भारतीय सोच समझ के साथ उन्होंने जो कहा था, बुद्ध की शांति की परंपरा हमारा देश अनुयायी करता है। चीन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन की संस्थापना और माओ त्से तुंग और उसके बाद जो है साम्यवादी शासन प्रणाली की स्थापना के लिए यह अनिवार्य था कि वहाँ सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली की ही व्याख्या की जाए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वही उसके अलावा कोई रास्ता उनको पास स्थापित करने का अपने आप को नहीं था। तब उन्होंने माओ त्से ने कहा था कि शासन सत्ता जो है वो बंदूक की नली से निकलती है जो है। माओ त्से फिर चीन में ढेर एकलवादी शासन प्रणाली है, साम्यवाद वन पार्टी सिस्टम है। तो इसके कारण से जो शक्ति की पूजा होती है उनके लिए अनिवार्य थी, और जो शासन के विभिन्न और सिद्धांत हैं उन पर वो चलने में बहुत अपने आप को सहज महसूस नहीं कर सकते थे, या वो तत्समय वो अपनी शासन प्रणाली को मजबूत नहीं बना सकते थे। इसलिए उन्होंने एक दलीय शासन प्रणाली। अब तो हमारे वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। जी 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 जी। दुर्भाग्य से कहा जाए कि हमारा पड़ोसी वही माओ जेदांग का नली वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। द पावर कम्स फ्रॉम द बैरल। यस यस। तब सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप भविष्य क्या देखते हैं? भारत चाइना की इस प्रकार कॉन्फ्लिक्ट है, रोज फेस ऑफ हो रहा है, एक दूसरे एक अलग संस्कृतियों के दो देश आमने सामने खड़े हो जा रहे हैं, तो उसका आप भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप बहुत कुछ नहीं बदल सकते हैं और बहुत कुछ बदल भी सकते हैं, दोनों चीज़ें सत्य हैं। आप भौगोलिक मानचित्र नहीं बदल सकते हैं। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका की जो पड़ोसी देश हैं उनकी अवस्थिति में परिवर्तन आपके बस का नहीं है, किसी एक देश के बस का नहीं है। तो आप वो जैसे हैं, जहाँ हैं, जो है उनको स्वीकार करना होगा, ठीक। लेकिन आप अपनी नीतियाँ किस तरीके से और किसके साथ कैसे रहेंगी ये तय करना आपका काम है। ये आप बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं। 1971, 1999, ये सारे जो पाकिस्तान के साथ 1965 के जो युद्ध हुए हैं, ये भी उसी का एक संबंधी परिणाम है कि हम पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे उस स्तर तक संबंध नहीं ले जा पाए। परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं, परिस्थितियाँ बहुत कुछ देती भी हैं। चीन के साथ अभी गत वर्ष जो है मई माह में हुई हिंसक झड़पें अभी तक तो चीन के साथ नहीं हुई थी, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शासन सत्ता का परिवर्तन है, सत्ता की जो चाहत है या राजनीतिक गठजोड़ों की जो गणित है, उसका ये परिणाम था कि चीन ने इतना दुस्साहस दिखाने का प्रयास किया कि चीन और भारत के संबंध एक दिन के तो है नहीं, 1947 से लेके आज तक जो है चले आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ 1962 के बाद कभी नहीं पैदा हुई। मैंने सर से विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर बात की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी जानकारियाँ सर ने अपनी जो प्रकांडता है, जो उनके अंदर ज्ञान है, उसके माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं और मेरे प्रयास आपको फलीभूत नजर आते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि सकारात्मक बातें और सही बातें लोगों तक पहुँचे, लोग समझ सकें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका दोस्त रसल लवरसी इस इंटरव्यू और इस गुफ्तगू से विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।